नमस्कार, मैं आपकी रीति शर्मा अपने चैनल रीति एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ज़ूम ऐप पर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर रही हूँ। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं अपने कुंडली का या दूसरों की कुंडलियों का, इच्छुक हैं इन सब के, तो प्लीज़ वीडियो के एंड में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर कांटेक्ट कीजिए और हिस्सा बनिए हमारी क्लासेस का। तो ये तो थी मेरी एक अच्छी सी सूचना आपके लिए। आज की अपनी वीडियो का हमारा विषय है, सिखाने की श्रृंखला में जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ उसका विषय है केमद्रुम योग। यानी अपनी कुंडलियों में, सभी की कुंडलियों में नहीं, जिन जातक की कुंडलियों में ये दोष, इसको दोष भी बोला जाता है, एक्चुअली मैं इसको दोष नहीं मानती, मैं इसको एक योग के रूप में आपको समझाऊंगी। तो जितने भी मिसकंसेप्शन हैं इसको लेकर, जितने भी अंधविश्वास भ्रांतियां हैं, उन सबको आज हम तोड़ेंगे और जो डर है उन सब का खुलासा मैं करूंगी कि केमद्रुम योग है, केमद्रुम को एक दोष की दृष्टि से हम नहीं देखेंगे। तो समझते हैं केमद्रुम योग है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये योग किससे रिलेटेड है। ये योग चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा यानी मन, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन जो अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, डर भी जाता है, खुश हो जाता है, खिलखिलाता है, रोता है, सारे काम करता है, एक अकेला एक मन। तो क्या है वो कारण जिनके पीछे क्या कारण बनते हैं कि मन एक टाइम में खुश है और एक टाइम में रोने लगा है? उसी पर डिपेंड है ये वाला योग। तो देखिए, अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हैं उससे दूसरे भाव में और 12वें भाव में, यानी जिस भाव में चंद्रमा है उससे सेकंड हाउस में और 12th हाउस में अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो ये योग उस जातक की कुंडली में बनता है। क्लियर है? तो दूसरी कंडीशन रहेगी कि अगर उस दूसरे 12वें हाउस में राहु या केतु में से कोई एक ग्रह बैठा है तो भी ये योग खत्म नहीं होगा, ये योग तब भी बनेगा, अर्थात राहु केतु को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन होगी कि अगर चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, जिस भी हाउस में, किसी भी हाउस में हो सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, 6th में, 12th में, कहीं भी जिस हाउस में चंद्रमा बैठे हैं उस पर, चंद्रमा पर कहीं से भी कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और दूसरी बात किसी युति में भी नहीं बैठे, अर्थात वो पूरी तरह से अकेले हैं। यानी एक साफ सरल शब्दों में मैं अगर कहूँ कि चंद्रमा अगर हमारी कुंडली के किसी भाव में, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, अर्थात दूसरे भाव से लेकर 12वें भाव तक कहीं भी कोई ग्रह नहीं है, इन दोनों घरों में ग्रह नहीं है और वो अकेले पड़ गए हैं, तभी ये योग हमारी कुंडली में बनता है। अब एक बात तो समझ में आती है कि अगर चंद्रमा अकेले हो जाएंगे यानी हमारा मन अकेला हो गया, और मन अकेला होने पर क्या होता है, अगर तो हम मजबूत नहीं हैं, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो हम अकेले होने पर डर जाते हैं। सबसे पहला भाव आ गया डर का। डर अगले किसी और नेगेटिव थॉट को जन्म देगा, अर्थात काम गलत हो जाना, मन की स्थिति का खराब हो जाना। मन की स्थिति खराब हुई मतलब सारे काम बिगड़ गए। तो यहाँ देखा जाए तो अगर चंद्रमा अकेले हो जाते हैं तो ये सभी स्थितियाँ तो आती हैं, मन अशांत भी होता है, अकेला भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ मन है ना, अगर उसको अच्छी सोच दोगे, पॉजिटिव रहोगे, खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओगे, अकेले रहकर ऐसी सोच उत्पन्न करोगे जो खुद का भी भला करे और दूसरों का भी,
तो बताइए किस तरह से हम इसको दोष बोल पाएंगे। हो गया ना कुंडली का एक अच्छा योग। अर्थात अगर परमात्मा की बनाई हुई इस कुंडली में और ग्रहों की डिस्टरबेंस ना होने से अगर हमें अकेलापन मिल रहा है, तो क्यों ना हम उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाएं, अपने पर काम करें, अपने आप को इतना निखार कर बाहर निकालें कि दुनिया देखे क्या काम करके दिखाया। और देखिए आप बड़े बड़े लोगों की कुंडली उठाइए आप, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने बहुत एनालिसिस किया है, कुंडलियों पर देखा है। अभी मेरे अपने ही रिश्तेदारों में भी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, तो केमद्रुम दोष, जैसा कि लोग दोष बोल देते हैं इसको, केमद्रुम योग है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग के जीवन में कोई अच्छा काम ही नहीं हुआ, या वो अशांत ही बने रहे, या उन्होंने अपनी स्थिति पर काबू ही नहीं पाया, अकेले हो गए, पागल हो गए, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, अपने अकेलेपन का फ़ायदा उठाया, उस पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया और खुद की जो भी इनर टैलेंट था उसको बाहर निकाला और कामयाब बने। तो इस तरह से हम इस योग को दोष की तरह ना देखकर इसको एक योग की तरह अगर देखें, तो ये योग हमारी कुंडली का एक बहुत अच्छा योग है। अब मैं बात करूं कि दूसरी बात पर आते हैं। ये तो हुई कि अगर हम खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना लेंगे तो ये योग हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा और हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ देने वाला है। दूसरी भ्रांति मैं तोड़ती हूँ, लोगों का कहना है कि अगर हमारी कुंडली में ये योग बनता है तो आर्थिक संकट आते हैं, आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियली बंदा जो है वो बहुत वीक हो जाता है, उसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, कामकाज नहीं है। ये सब कब होगा आप बताइए? वही ना कि अगर हम अपने पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी मनस्थिति पर कंट्रोल नहीं होगा, अपने मन को काबू में नहीं रखेंगे, तो ये किसी भी कुंडली में हो सकता है ऐसा। क्योंकि चंद्रमा तो है ही चंचल, चंद्रमा को तो कंट्रोल में रखना ही पड़ता है, अच्छी सोच में लगाना पड़ता है, अच्छे कार्यों में लगाना पड़ता है। तो बस जब हमें पता चल गया कि हमारी कुंडली में तो ये योग है, तो हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आर्थिक संकट उस जातक को घेरे रखेगा, नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट हो गया अगर वो बंदा एक बार, तो मैं आपको ये 100% यकीन दिला सकती हूँ कि वो बंदा और बहुत से बंदों से बढ़कर कुछ कर दिखाएगा, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करेगा। अब बात पर आते हैं कि अगर चंद्रमा पर किसी ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ये दोष कुछ हद तक काम करेगा। क्यों? गुरु हैं जैसे, ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान का होना हमारी ज़िंदगी में सर्वोपरि है, यानी ज्ञान अगर मनुष्य को है तो वही तो ठीक और गलत की पहचान देता है। तो अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है उस पर, या कोई भी ग्रह अगर युति में बनाकर नहीं बैठा है, तो चंद्रमा डेफिनेटली आप भी समझ सकते हैं कि मन का अकेला हो जाना, तो वहाँ हमें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी खुद पर ध्यान देने की, और वो हमें करना होगा। तब हम इस योग के बेनिफिट्स ले पाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर पाएंगे और पॉजिटिविटी को महसूस कर पाएंगे। तो अगर चंद्रमा पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ जाती है तो ये योग जो है वो भंग हो जाता है। सेकंड, अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं और अपने अंदर जो कि ऐसे जातकों के मन में नई सोच पनपती रहती है, उस नई सोच का अगर सम्मान करके उसके साथ खड़े होते हैं, काम करते हैं, तो यकीन कीजिए ऐसे बंदे बहुत कुछ कर जाते हैं लाइफ में अलग से। क्योंकि ये लोग नकलची नहीं होते, किसी की नकल करना इनको पसंद नहीं है, ये अपना नया कुछ कर दिखाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, हर दशा, हर महादशा, हर योग कुंडली में हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो उस एडवांटेज को हमें लेना चाहिए, समझना चाहिए और उसके सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ को समझकर सारे बेनिफिट्स का मज़ा उठाना चाहिए। तो आज के बाद इस योग से हम लोग कोई भी इसको दोष कंसिडर नहीं करेंगे, इस दोष मानकर इससे डरेंगे नहीं, इसको योग मानकर इस योग को अपनी कुंडली में जानकर, उस योग से जुड़ी हुई सारी बातों को समझकर उसके सकारात्मक पहलुओं के साथ जाएंगे। तो ये था हमारा केमद्रुम योग।
और जैसा कि अब आप इंतज़ार कर रहे हैं वीडियो के लास्ट में टिप ऑफ द वीडियो का, तो ठीक है, नोट कीजिए। आज का टिप ऑफ द वीडियो मैं आपको देने वाली हूँ मल्टी स्टोन के बारे में। जैसा कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, मल्टी स्टोन्स की रिंग्स बनाकर पहन लेते हैं, या फिर पेंडेंट धारण कर लेते हैं, या फिर इवन वो अपने ब्रेसलेट में भी बहुत सारे मल्टी स्टोन्स का प्रयोग करते हैं, पहनते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इवन हमारे घर में भी मल्टी स्टोन्स नहीं होने चाहिए, यानी एक ही जगह पर सारे रंग के स्टोन नहीं रख सकते हैं। स्टोन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, छोटी सी उसमें समझाती हूँ। जो रश्मियाँ निकलती हैं स्टोन में से, और जो सूर्य की रश्मियाँ होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो आपस में कनेक्ट होकर हमारी बॉडी पर जो इफ़ेक्ट डालती हैं, वो इफ़ेक्ट हमें पॉजिटिव ऊर्जा दे, वो होता है स्टोन धारण करने का मतलब। यानी अगर हमारी कुंडली में मजबूत करना है मंगल देव को, तो हम मूंगा डालेंगे। अगर हमें मजबूत करना है बुध देव को, तो हम पन्ना डालेंगे। ये नहीं कि हम सभी ग्रहों के सारे स्टोन मिलाकर डाल लेंगे, तो इससे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी रश्मि हमें लेनी है अपने शरीर में और कौन सी का हमें त्याग करना है। किसी की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, किसी की कम। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो मल्टी स्टोन्स जो हैं वो घर में कहीं भी ऐसे रखने नहीं चाहिए। तो अपना वीडियो आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलूंगी अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।